घर की मुखिया। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। राधा ने बाहर झांक कर देखा तो मानवी जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए, लेकिन घर में बेटा राकेश, बहू राधा दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राकेश ने राधा से पूछा, कौन है राधा? और कौन होगा? तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस अपने काम पर लग गए। इधर राकेश ने भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना क्रिकेट देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाद बाहर मानवी जी इंतज़ार करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना ही था। उसने मानवी जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। मानवी जी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। मानवी जी ने राकेश और राधा दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में राधा बोली, अरे उधर कहाँ जा रहे हो माँ? माँ जी, अब वो कमरा आपका नहीं है, आपका सामान सारा स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी राधा की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल न पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। राधा ने धीरे से राकेश के हाथों पर चिमोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राकेश ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपके पोता पोती होने वाले हैं, तो बड़े कमरे की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी, इसीलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया तो मानवी जी के मुँह से सिर्फ इतना सा निकला तो राकेश बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूँगा तो मैं ही मुखिया, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मालती जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने एक छोटे से कमरे की तरफ देखा तो राकेश बोला, वो क्या है ना माँ, राधा की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है, और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो इस घर की है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आएंगे, तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। राकेश की बात सुनकर जैसे मानवी जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि राकेश बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। मानवी जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए तो रूम में ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी, उसके शादी की समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वो पुराना टेबल रखा हुआ था जिसे मानवी जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे ख़राब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल मानवी जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। तभी 3 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन जय जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो मानवी जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का छठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। पर राकेश और राधा के समझाने पर वो उसके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही जय जी की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वैसे रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राकेश और राधा तो वापस आ गए, लेकिन मानवी जी को उनकी जेठ जेठानी के वहीं रख लिया था, यह कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी थी तो वो भी अकेले। वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राकेश स्टेशन लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है, और
तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुँह मोड़ेंगे इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुँचा दिया। अभी मानवी जी ये सब सोच ही रही थी, इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो मानवी जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर राधा के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। मानवी जी ने को इतनी देर हो गई थी कि घर में आए हुए किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वही बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी की ट्रे सजा कर लेके आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करते हुए मानवी जी अब वापस उस कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय ना कोई नाश्ते के लिए पूछ रहा। 2 घंटे बाद की राधा के मायके वाले वापस जा चुके थे। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब मानवी जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में जाकर रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वो जूठे बर्तन थे, सब बता रहे थे। इतने में राधा रसोई में आई और ढूंढ रही कि माँ जी देखे खाना तो बचा नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर राधा रसोई के बाहर आ गई। मानवी जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो अब उसके पति थे, ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला। हिम्मत होती भी कहाँ से। अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी रही, आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर मानवी जी चारपाई पर लेट गईं। काफ़ी देर तक वो करवटें बदलती रहीं। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आ गई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोल कर चाय नाश्ता कर रहे थे। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। मानवी जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राकेश बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मानवी जी वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राकेश चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और मानवी जी को दे कर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। मानवी जी हैरानी से राकेश की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राकेश बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसीलिए वो चले गए। लेकिन आप यूँ दुखी चेहरा लेकर बार बार राधा के सामने आओगे तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा, कहते कहते राकेश एकदम से रुक गया। और मानवी जी राकेश की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अब तो उनका दिल जोर जोर से रोने लगा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता है। अभी तो 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये मेरी ज़िंदगी नर्क बना देगा। यह सोचकर मानवी जी से चाय नाश्ता भी नहीं किया गया। उनकी रुलाई फूट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफ़ी देर तक रोने लगी। बाद में थक कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आँखों के आंसू पोंछ लिए। आखिर काफ़ी देर तक मौन रहने के बाद मानवी जी एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब राकेश अपने ऑफिस से घर आया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय मानवी जी भी उस कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। उसके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि राकेश ने घूर कर मानवी जी को देखा, जैसे कह रहा हो, सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आ गई। लेकिन मानवी जी चुपचाप राकेश की तरफ देख रही थी। आखिर राकेश को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप बाहर। कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मानवी जी ने उसको मुस्कुराकर कहा,
हाँ याद है, तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तो कहीं और चले जा। मानवी जी की बात सुनकर राकेश भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊँगा? अब घर का मुखिया मैं ही हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती हैं। मुखिया जी, आपको बता दूँ कि यह घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो रहे हैं। तभी राधा बोली, माँ जी आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं, आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो मानवी जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तू मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया, इसीलिए मुझे आटे दाल की धौंस मत देना। मैं अपने घर आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मानवी जी का साफ रुख देखकर अब तो राधा की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पे ले रही हैं। बच्चे ही हैं, माफ़ कर दीजिए। माफ़ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? आप भी तो कल से ही घर में है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और जाके कर लें। मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मानवी जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी मानवी जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफ़ी देर बाद फिर ये निर्णय निकला कि राधा को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान राकेश यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाया तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा।